brings to this house. Thank you. Now, Sri Anil Mathur Dave. उप सभापति जी, मैं इस बिल पे बोलना प्रारंभ करूं उसके पहले मैं कपिल जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पीछे इस विषय को लेकर कितने गंभीरता लिए हुए लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर पक्ष और विपक्ष के और बाकी सब लोग निकाल दिए जाएंगे। नहीं, अरे भैया सुना करो ना यार, मेरा इतना निवेदन है कि कम से कम जिसके संबंध में इतना गंभीर विषय है, जिसके अंदर आप रिजर्वेशंस और बिल आ रहे हैं, तो कम से कम कोरम जितनी स्ट्रेंथ तो उसके अंदर कर ही लेना चाहिए। अब इस विषय पर आते हुए मैं इतना नहीं, That is up to them. You don't worry. That is up to them. Sri Punj, that is up to them. You take your seat. No, that's not chair concern. That is not chair's concern. Please, I am bothered only about quorum. No, please. Sandharam Baiti. Sandharam Baiti. Mr. Punj. Mr. Punj, we are not Baiti. Mr. Punj. आप बैठिए मिस्टर पूंछ, शांताराम बैठिए, आप बैठिए, पूंछ बैठिए, मिस्टर पूंछ, डोंट डिस्टर्ब मिस्टर पूंछ, यू आर अ सीनियर मेंबर, इधर सुनिए, डोंट डिस्टर्ब, यू आर अ सीनियर मेंबर, आप बैठिए, अरे उनका काम है, आप वाई डू यू वरी, उन्होंने ऑलरेडी बोला, नो दैट इज अप टू देम, इट इज नॉट चेयर कंसर्न। हाँ ये ठीक है, बैठिए, गंभीर है इसलिए बैठिए, गंभीर है फिर आप भी ट्रबल करते हैं, बैठिए। हाँ ओके, प्लीज बोलिए बोलिए। सभापति जी, उप सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कपिल जी को एक बात कहना चाहता हूं कि अभी हम जिस बिल का अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिस बिल को लाए हैं, ये एक ऐसी सर्जरी है जो 80, 90, 100 साल के जर्जर आदमी के ऊपर की जा रही है। हम ऐसी शिक्षा पद्धति पर बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप जितना सुधार करेंगे इस पेशेंट की तबीयत और खराब होती जाएगी, क्योंकि ये रिपेयर करने से ठीक होने वाली मशीन नहीं है। अगर कभी बहुत ही अच्छा विचार आना होगा तो कभी न कभी हमें इसको टोटली रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले तो डिसमेंटल करो, डिसमेंटल करके नया बनाओ, क्योंकि आप जितना इसका इलाज करते हैं मर्ज और बढ़ता चला जाता है और समस्या गंभीर से और गंभीर होती चली जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से ये शिक्षा पद्धति जो है ये असफल है और असमर्थ है। हम एक अनसक्सेसफुल व्यवस्था पर बात करते हैं और उस पर अपना समय जाहिर करते हैं। मंत्री जी उसके लिए प्रयत्न करते हैं, आपकी जगह अर्जुन सिंह जी थे, उन्होंने भी जो प्रयत्न किया उसके संबंध में मैं आगे बताऊंगा, और असमर्थ है, यानी वो समर्थ नहीं है उस बात को डिलीवर करने में जो डिलीवरी होना चाहिए उससे। इसलिए इस व्यवस्था के अंदर ठीक है, व्यवस्था जब तक चल रही है तो इसके संबंध में बात करेंगे ही और बिल को अमेंड करेंगे ही, लेकिन हमें ये मान लेने का कोई कारण नहीं है कि हम कोई बहुत ही कमजोर और कॉलोनियल कंट्रीज थे और बाकी हमारे को सब कुछ जो है वो यूरोप से सीखना है। हमारे साथ एक तकलीफ है कि हमको गोरा रंग बहुत अच्छा लगता है और हमको जैसे ही कोई गोरा व्यक्ति कुछ बोलता है तो अपने को लगता है ये सत्य बोल रहा है और मैं गलत सुन रहा हूँ। अरे भैया, हम भारत में रहने वाले जो ब्लैक्स हैं, हमको, और ये हमारी मेंटालिटी है, हमारे साथ प्रॉब्लम है ये हमको, कि हमको हर चीज जो बाहर की है जब तक वो टाई न बांधे तो अपने को लगता है अरे यार ये आदमी ठीक नहीं बोल रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं जो ये बताएंगे कि हम कितने समृद्ध थे। एक चेन्नई मद्रास का है और एक बंगाल का है। उसके संबंध में कैरी हैडिन ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया, और उसके पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। उस पर क्या लिखा है? मैक्समूलर ने सरकारी लेखों के आधार पर और एक मिशनरी रिपोर्ट के आधार पर जो बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा होने से पहले वहां की शिक्षा की अवस्था के संबंध में लिखी गई थी, लिखा है कि उस समय बंगाल में 80,000 स्थानीय पाठशालाएं थी, यानी सूबे की कुल आबादी में हर 400 मनुष्यों के पीछे अर्थात 400 विद्यार्थियों के पीछे एक पाठशाला मौजूद थी। इतिहास लेखक लेल्डो लिखता है अपने में ब्रिटिश भारत के इतिहास में
कि हर ऐसे हिंदू गांव में, ब्रिटिश लोगों यानी 1857 के पहले हम लोगों में कोई डिवीजन नहीं था, ये हिंदू ये मुसलमान कुछ भी नहीं था। हम करीब करीब एक से, ये लियाकत अली और मोहम्मद अली जीना के बाद ये सारी पंचायत शुरू हुई है। उसके पहले ये समाज एक था, इसलिए वो लिखते थे, उसमें सब हिंदू मुसलमान सब इंक्लूड है। ऐसे हर ऐसे हिंदू गांव में जिसका पुराना संगठन अभी तक कायम है, मुझे विश्वास है कि आम तौर पर सब बच्चे लिखना पढ़ना और हिसाब रखना जानते हैं। ये बंगाल के एक ही प्रांत की बात हो रही है। किंतु जहां कहीं हमने ग्राम पंचायत का नाश किया है, आज जो है पंचायती राज का दिन है। आज इस देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था केंद्र के स्तर पर लागू हुई थी सबसे पहले, लेकिन ये 1959 और 58-59 के अंदर गुजरात के अंदर तत्कालीन कांग्रेस के जो गृह मंत्री थे उनके नेतृत्व में एक समिति बनी थी और आश्चर्यजनक रूप से उस समिति ने एक ही साल के अंदर प्रतिवेदन दिया और गुजरात के अंदर वो लागू हो गया, क्योंकि गांधी और बापू का देश है वो, तो वहां वो बिल अमेंड हुआ और लगा और पंचायती राज लागू हो गई। लेकिन ये भी सही है कि केंद्र के स्तर पर हुआ, उसके लिए वो लिखता है। किंतु जहां कहीं हमने ग्राम पंचायत का नाश किया, जैसे बंगाल में, वहां ग्राम पंचायत के साथ साथ गांव की पाठशालाएं भी लोप हो गई। अगर एजुकेशन सिस्टम को कभी हमें लाना है तो इसके एंड में, जब मैं बोलते हुए एंड में जाऊंगा, तो जो प्राइवेटाइजेशन है और उसके अंदर जो रिजर्वेशन वाला विषय है, उससे मुक्त होकर के कहीं ना कहीं हमें ग्राम पंचायतों को इस व्यवस्था के अंदर जोड़ना ही होगा। वैसे ही एक लियोनेल स्मिथ का भय देखिए, यानी हमारी एजुकेशन सिस्टम से डर करके वो क्या लिखता है, और उसने इसे कंपनी अफेयर पब्लिकेशन, मैं किसी पे डाउट नहीं कर जो आप कह रहे हैं ना, क्या इंसान किसका नाम ले रहे हैं कोटेशन में, कौन किसने लिखी है किताब? मैं आपको रेफरेंस के साथ किताब गिफ्ट करूंगा। नहीं, वो है किसकी किताब? लियोनेल स्मिथ। वो कौन है, अंग्रेज है कि नहीं? वो अंग्रेज है। अच्छा, अंग्रेज है। ठीक, बस यही कहना था सर। जितने भी दिन इस संसद में मैं बोलूंगा, कोई भी बात काल्पनिक नहीं होगी, हवा में नहीं होगी, संदर्भों के साथ होगी। और अगर आप कहेंगे ना तो मैं उन संदर्भों को, पुस्तकों को आपको भेंट करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं इस पवित्र सदन के अंदर गलत बोलने को पाप मानता हूं। मैंने कौन सा कहा? संदर्भ के साथ ही चीज बोली जानी चाहिए। कुछ भी मन में आ गया तो उटपटांग बोल दिया, ठीक नहीं है। उसके अंदर लियोनेल स्मिथ लिखता है, ये अगर हाँ, और दूसरा ये है कि सदन को लॉयर मत बताए, क्योंकि लॉयर की हालत हम देख रहे हैं, तो क्योंकि भारतवासी की शिक्षा, लियोनेल क्या लिखता है, और इसको अगर आपको चाहिए तो अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पब्लिश्ड इन 1882 वॉल्यूम 1 PP 446 एंड 447, उस पर लियोनेल लिखता है, भारतवासियों की शिक्षा की ओर अंग्रेज शासकों का विरोध इसके बहुत दिनों बाद तक बराबर जारी रहा। सन 1831 की जांच के समय सर जॉन मैकलम के 20 साल पहले के विचारों को दोहराते हुए मेजर जनरल सर लियोनेल स्मिथ ने कहा, शिक्षा का नतीजा यह होगा कि वे सब सांप्रदायिक और धार्मिक पक्षपात जिनके द्वारा हमने अभी तक मुल्क को वश में कर रखा है और हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाए रखा है इत्यादि दूर हो जाएंगे। शिक्षा का नतीजा यह होगा कि इन लोगों के दिमाग खुल जाएंगे और उन्हें अपनी विशाल शक्ति का पता लग जाएगा। ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत अच्छी सिस्टम थी और जिस सिस्टम को हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिस्टम रिपेयर होने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। आज की जो स्थिति है वो भी मैं बता देता हूं। अब इसमें रेफरेंस की जरूरत नहीं है, उसमें इसलिए रेफरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सामने, आप उस विभाग के मंत्री हैं। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फिगर ऑफ अ हायर एजुकेशन इन इंडिया इज दैट it has one of the lowest gross enrollment ratio GER in the world 2007। इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। वैसे ही इसका सेकंड प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है हमारा, वो वर्ल्ड का एवरेज 26 है और हमारा उसके अंदर 12 है, और हम पर कैपिटा जो खर्च कर रहे हैं वो $400 पर विद्यार्थी खर्च कर रहे हैं, जबकि विश्व का एवरेज करीब $6,000 पर स्टूडेंट है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एजुकेशन के प्रति जो हमारा अप्रोच है, यानी उसमें मिनिस्टर जी उस अपना बजट बढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एज ए होल हमको पूरी सिस्टम पे सोचना पड़ेगा
कि ये सिस्टम के ऊपर हम क्या करें। फर्स्टली द गवर्नमेंट एक्सपेंड, और फिर तीसरी बात लिखता हूं, फर्स्टली द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन कॉन्स्टेंटली बिलो 1.5 व्हाट द नॉलेज कमीशन हैड सेट एज ए मिनिमम टारगेट। ये नॉलेज कमीशन हम नहीं बनाया, सरकार नहीं बनाया, जिस किसी सरकार ने बनाया ये अलग बात है, लेकिन उस नॉलेज कमीशन का रिकमेंडेशन है कि जीडीपी का 1.5 खर्च होना चाहिए। और अब दूर नहीं जाते, यहां से गेंद फेंकेंगे तो जेएनयू में जाके गिर पड़ेगी। इतनी नजदीक, नाक के नीचे जो शिक्षा संस्थान चल रहा है उसकी क्या स्थिति है। उसका जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है जेएनयू का 2005 to 2009 का प्लान, नॉन प्लान, ईयरमार्क एंड स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर 31% प्लान में, 2% नॉन प्लान में, ईयरमार्क कर रखे हुए 30% और स्पॉन्सर प्रोजेक्ट का 29% टोटल बजट का सेविंग है। पैसा ही नहीं खर्च हुआ। और दूर नहीं है, ये दिल्ली के पास के जेएनयू की स्थिति है। अब मैं दूर दराज के गांव की तो क्या बात करूं, वहां के शिक्षा संस्थानों की क्या बात करूं, और उसके अंदर क्या हो रहा होगा ये मुझे नहीं मालूम। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो इतनी दूर है, इतना पास है, नाक के नीचे है केंद्र सरकार की, राज्यों की, उसके अंदर ये स्थिति है, तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। अब रहा सवाल, आपने जो बिल अमेंडमेंट के लिए रखा है, उस बिल के अंदर जो 2 नंबर का क्लॉज 2 जो आपने कहा है उसके अंदर, उस क्लॉज 2 के अंदर बहुत अच्छा किया। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, ये हमारे दिमाग से ही बाहर है। जो विज्ञापन आता है ना टीवी के अंदर, जिसके अंदर मौसम बताते हैं, उसके अंदर भी जो बस है ना, वो चेन्नई से घूमती है, मुंबई जाती है, दिल्ली जाती है, कलकत्ता होके वापस चेन्नई आ जाती है। वो भी नॉर्थ ईस्ट नहीं जाती। वो जो टीवी में आप बताते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे दिमाग से बाहर है। इसलिए बहुत अच्छा किया आपने नॉर्थ ईस्ट को उसके अंदर जोड़ लिया। लेकिन मेरा एक निवेदन है, नॉर्थ ईस्ट से भी ज्यादा खराब हालत बाकी वनवासी क्षेत्रों की भी है। उड़ीसा है, कालाहांडी वहीं है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, झारखंड है, सारे राज्य है। मेरा ये कहना है कि या तो इसको सब में कर दीजिए, या चलिए आपको लगता है कि इसलिए नॉर्थ ईस्ट में तो करना ही चाहिए। एक तो वो 3 देशों से जुड़ी हुई सीमा है, वहाँ की हालत यह है कि मैं शिलोंग गया तो मैंने उससे एटीसी पे पूछा कि आज प्लेन लैंड करने वाला है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, पायलट ने ऊपर से इशारा कर दिया, अब हम लैंड करने वाले। बताइए, जिस सियांग रिवर से 20 किलोमीटर चाइना के अंदर इतना लेटेस्ट एयरपोर्ट है कि वहां से वो कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, उससे करीब करीब 300 किलोमीटर दूर भी भारत का हवाई अड्डा हवाई पायलट के इशारे से लैंड होता है और टेक ऑफ होता है। ये तो उसकी ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस है उसके अंदर, इसलिए बहुत अच्छा है, उसके अंदर जोड़िए। लेकिन मैं एक जिज्ञासा बस पूछना चाहता हूँ कि शायद इसको हमने सारी चीजों को इन्वॉल्व किया है तो बहुत ही ठीक है, नहीं किया है तो कृपया करके इसके अंदर जोड़िए बाकी सब लोगों को। और बहुत बात करते हैं हम राइट टू एजुकेशन की, और बहुत अच्छा विषय है। इसको मुरली मनोहर जी जोशी के समय से भी चला और एजुकेशन को उसके पहले भी लोगों ने किया होगा, लेकिन जितना मैं जानता हूं आप भी इसको उठा करके बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज सोचने की है, प्रायोरिटी किसको देना है, राइट टू एजुकेशन देना है या राइट एजुकेशन को देना है। यानी मैं केवल एक शब्द बोल रहा हूं, मेरी बहुत राइट टू एजुकेशन देना ही चाहिए। वो तो सांस लेने जैसा अनिवार्य है कि हर इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है कि कन्यादान के समय कुछ न कुछ ध्यान करना चाहिए, पिता को बोलने की जरूरत नहीं है। देश के कर्णधार होने के नाते देश के सारे लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, ये बोलने का ही विषय नहीं है। ये तो कहना पड़ रहा है कि ऐसा है, ये समस्या है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम राइट एजुकेशन पे विचार करते हैं? राइट एजुकेशन क्या है, उसके लिए कुछ सोचा गया है क्या? और अगर सोचा गया है तो कृपया करके उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स को न सोचा जाए। इस देश की समस्या यह है कि राइट एजुकेशन नहीं दिया जाता, और जिसको जो जस्ती है वो कर लेता है, जो एक नया सिलेबस ले आता है। अभी वो दिल्ली के अंदर पुस्तकें बाहर कर दी, मालूम पड़ा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, POK है, और मैं उसको गलत शब्द मानता हूं।
वो पाक अधिकृत कश्मीर नहीं है, वो पाक अधिकृत इंडिया है। गुलाम कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर नहीं है वो। पाक, मान लीजिए कोई कब्जा अपने दूसरे प्रांत का होता है तो हम ये बोलते हैं कि ये पाक अधिकृत मध्य प्रदेश या पाक अधिकृत कर्नाटक या तमिलनाडु है। हम बोलते हैं ना कि देश का पाक अधिकृत है, तो हम क्यों बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर? क्यों हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर के अप्रोच ठीक नहीं है। वो पाक अधिकृत इंडिया है। अब वो पाक अधिकृत इंडिया भारत के विद्यार्थियों को सीबीएसई के अंदर और वहां के सिलेबस के अंदर चलता है और वो पुस्तक जारी हो जाती है और वो व्यक्ति सॉरी बोल करके चला जाता है। ये चिंता का विषय है सर, इसके संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। और इसके अंदर, बिल के अंदर आपने एक अमेंडमेंट सेक्शन 3 के अंदर जो बी है, इसको बहुत समझने की कोशिश करते हुए भी मुझे लगता है कि हर मामले में हम ओबीसी को आखिरी में कर देते हैं और ओबीसी जो है वो यानी हमारे विचार से हमेशा आखिरी में आता है। और अगर किसी को कुछ शेयर देना होता है तो हम कहते हैं ओबीसी में से दे दो। अरे भाई, ओबीसी को भी उसी में कंफर्म करिए। वो व्यक्ति, वो समाज, वो गरीब तबका, वो उन जातियों के लोग वो प्रताड़ित हैं, उनको निश्चित आरक्षण की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को देने के संबंध में जो शब्द यहाँ प्रयोग हो रहा है कि एक्ट इज दैट इन केस ऑफ नो सीट शेल बी रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेज अंडर द क्लॉज 3 एंड द एक्सटेंडेड, और आगे जो कुछ है इसके अंदर मेरा कहना है कि जितना हम रिलीजियसली एससी, एसटी, बाकी लोगों को रिजर्वेशन का कंफर्मेशन देते हैं, उसी तरह हमने ओबीसी के संबंध में भी करना चाहिए। अगर वो है तो मुझे कुछ नहीं कहना, अगर नहीं है तो भगवान के लिए ओबीसी के कोटे में से किसी को कोटा मत दीजिए, भगवान के लिए मत दीजिए। मैं आपको बताता हूं, आप हम क्या करते हैं, हमको माइनॉरिटी को अगर रिजर्वेशन देना है, हमने उठा करके ओबीसी में से काट दिया। और मोस्ट नहीं, मैं मोस्ट बैकवर्ड को भी बोल रहा हूँ। वो यानी द पार्ट ऑफ ओबीसी इज मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी, जो ज्यादा है, हम उसमें से हिस्सा निकाल के दे देते हैं। अरे भाई, उसके अंदर से हिस्सा निकाल के क्यों दे रहे हो? और इसके ओबीसी के संबंध में कौन विचार करेगा? अगर इन सारी चीजों पर हम विचार नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? और एक आपने कहा है कि माइनॉरिटी को इसमें से एग्जम्प्ट किया जाता है। सर, यहाँ पर मैं आपके स्थान पर आज से सालों पहले एक शिक्षा मंत्री जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कुछ कहा है और उन्होंने जो कहा है उसको मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, और इसलिए अर्जुन सिंह जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, है ना, वो आप ही इसी बिल के संबंध में बोला उन्होंने। मैं नहीं, आपने इसमें से उनको एग्जम्प्ट किया। नहीं भैया, वो दूसरा पास हो चुका है बिल। नहीं, आप इसके अंदर देखिए। नहीं, अच्छा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसके अंदर कोई बात नहीं है। आप ही ने अपने क्लॉज के अंदर दिया है, जो बिल के साथ लेटर गया है, उसके अंदर आप लिख रहे हैं, इफ एनी बट दिस वॉज नॉट इंटेंडेड while enacting the aforesaid act except in case of minority education institutes which are exempt in term of 5 Article 15 of the Constitution, moreover some of the Central Education Institute. Reservations, nothing to do with minorities. नहीं, ये लाइन का क्या अर्थ निकलता है? That is under the 15(5) of the Act of the Constitution. There is nothing to do with this. हाँ, that's different. नहीं, तो इस अमेंडमेंट के अंदर exempt नहीं है। This issue doesn't arise in this amendment because this is to protect reservation of tribals in the northeast, reservation of scheduled castes in the Ambedkar University. This is what is intended to protect. It has nothing to do with minorities. नीचे कपिल सिब्बल जी आपका नाम लिखा हुआ है, तो मैं 15(5) को ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बिल से उसका संबंध नहीं है। ताल्लुक नहीं है ना? नहीं, ओके। अगर इस बिल से नहीं संबंध है तो मेरे को कुछ भी नहीं कहना है। बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि जितना आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में चिंतित हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उतना का उतना ही हमने भारत की अन्य शेड्यूल्ड ट्राइब जो अलग अलग राज्यों के अंदर रह रही है, उनके कोटे के संबंध में भी उतना ही विचार करना चाहिए। और एक विषय, यानी इस कोटे के साथ भी मैं एक और चीज यहाँ इस बात को रखना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इस बिल के संबंध में ये सोचने की भी आवश्यकता है कि हम
शिक्षा के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं एजुकेशन के बिजनेस सेंटर्स तो नहीं हो रहे हैं, और चूंकि हम किसी को उसमें से एग्जम्प्ट करने के विषय में आपने कहा कि नहीं इसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैसेज पूरे देश के अंदर गया है कि इसके अंदर से हमने कुछ शिक्षा संस्थानों को बाहर रखा है। जो शिक्षा संस्थान हमारे डिफेंस और बाकी सारे जिसको हमने कहा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस है, वो तो अपनी जगह ठीक ही है, उनको बाहर रखना चाहिए और भगवान के लिए उनके संबंध में बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन नहीं, आपकी सूची के अंदर नाम है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो सब एग्जम्प्ट है और एग्जम्प्ट होना ही चाहिए, क्योंकि उनको वो एक्सीलेंस के हैं और उसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए उनको इसके कोटे के अंदर से अगर आपने बाहर रखा है, इस प्रकार की चीजों से बाहर रखा है तो गलत नहीं है, वो ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, और वो ठीक है, उसको करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहां इतना जरूर जोड़ना चाहता हूं कि इसके संबंध में पूरे देश के अंदर एक जैसा बने, नॉर्थ ईस्ट और सारे ट्राइब्स के लिए हो, शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक जैसा हो, ओबीसी का भी जो कोटा है वो किसी भी कीमत पर कम न किया जाए, और जहां तक संभव है इसके अंदर हम इस बात को कहीं न लाएं कि हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, ये कोटे को कंफर्म करिए, और कंफर्म करने के बाद में मेरे कहने का बस इतना सा तात्पर्य है कि विश्वास दिला दीजिए। ये सारा झंझट जो है ना विश्वास का है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता करके अपनी बात खत्म करता हूं। कॉलेज जीवन के अंदर हम लोगों को इंदौर से मुंबई जाने के लिए पैसे कम होते थे तो हम ड्राइवरों के साथ चले जाते थे, क्योंकि हमारे किसी न किसी परिचित का ट्रांसपोर्ट था। एक बार मैं जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि ड्राइवर ने एक आदमी को, अपने क्लीनर को डांटा, बोले उस लड़के को डांटा, बोले वो ट्रक की आड़ लेकर के और पेशाब कर रहा है। फिर उसने अपने पीए से, वो उस क्लीनर से कहा कि गाड़ी के डब्बे में बैठ करके दारू मत पीना। वो बोतल लेकर के अंदर जाने लगा तो उन्होंने ट्रक में बैठ करके नहीं शराब नहीं पीना। क्यों? बोले हमारी रोजी है, ये हमारी रोटी है, और रोजी और रोटी के साथ ये काम नहीं करना चाहिए। वहां कम से कम उस बात को ठीक रखना चाहिए। आज जो सारी समस्या है वो इसी बात के लिए कि हम फंडामेंटल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फंडामेंटल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, और बड़े बड़े लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जो हमारी रोजी रोटी का स्थान है वहां हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमने, और जामिया मिलिया को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको छूट दी है। अगर आपने छूट दी है तो फिर जो बात मैं कह रहा हूं वो भी कहीं ना कहीं लागू होती है। मेरे कहने का जरा सा तात्पर्य इतना सा है कि आप इस संबंध में दो भेद करिए। भोपाल के अंदर मैं ऐसे मदरसे देखता हूं जहां फ्लोरिंग नहीं है, मैं ऐसे मदरसे देखता हूं जहां पंखे नहीं है। मुसलमानों ने जो संपत्ति गरीब मुसलमानों के लिए डोनेट की थी वो दबंग मुसलमानों ने कब्जा ली। मैं खुद उस समिति का सदस्य हूं, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले वो संपत्ति खाली करवाओ और गरीबों को दो, क्योंकि वो डोनेट इसीलिए हुई थी। लेकिन इसी समय आपको दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा कि कोई शहर ऐसा नहीं है जहां इतना बड़े विद्यालय आपने माइनॉरिटी के नाम पे प्रोटेक्ट कर रखे हैं या दे रखे हैं, जो अपने आप में किसी छोटी मोटी कंपनी से कम प्रॉफिट नहीं कमाते। कितना कमा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, री इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, इन सब बातों के संबंध में कम से कम ये सब हमारी दर्शन कक्षा में होना चाहिए कि क्या चल रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा उपसभापति जी इतना ही कहना है कि इस बिल के माध्यम से जो अमेंडमेंट्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भले हम ले आए, लेकिन ये भी सही है कि विश्वास चूंकि फंडामेंटल में डगमगा चुका है, हमको हमारे सामने ही हमारे लिए जो लोग हमें बोधपाठ देते थे वो दरकते हुए नजर आते हैं, तो कभी न कभी मन में लगता है कि भाई कम से कम ठीक कर लीजिए इस विषय को। इसलिए आपसे निवेदन है कि एससी, एसटी, ओबीसी, और ओबीसी में भी दोनों तबका, अति पिछड़ा और पिछड़ा, इन सब के संबंध में जो रिजर्वेशंस हैं वो सम अनुपात होना चाहिए। सारे विवाद की जड़ जो है वो हम जो संरक्षण देते हैं, किसी को देते किसी को नहीं देते। अरे भाई मैं अहिर समाज का हूं तो मेरे को यहाँ पे भी दीजिए, और कर्नाटक में भी दीजिए, और आसाम में भी दीजिए, और राजस्थान में भी दीजिए। ये अलग अलग भेद क्यों कर रहे हैं? इस भेद को दूर कर दीजिए, अपने आप सारे आंदोलन भी शांत हो जाएंगे और चीजें भी शांत हो जाएगी। मुझे लगता है इस बिल के साथ में इतना कह करके मैं यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ कि कम से कम इस बात को आप, और शिक्षा को और भी अधिक
जैसा मैंने पहले कहा था कि ये मरीज ठीक नहीं होगा और ये मरीज मरेगा और नया मरीज बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जितना जितना आप रिपेयर करते हैं उतना उतना ये और बीमार होता चला जाता है। हाँ नहीं ठीक है ना, तो मेरे कहने का बस इतना ही तात्पर्य है कि उसको अगर हमने ठीक करने की कोशिश की तो सारी चीज ठीक हो जाएगी। और जो हमने अमेंडमेंट के अंदर डाले हैं, भगवान के लिए इसकी तरफ कभी मत देखिएगा, क्योंकि वोट के लिए मालूम नहीं क्या क्या करने का पैटर्न चल पड़ा है। और फिर जब हमसे कुछ होता नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय हमको डायरेक्शन देता है तो हमको बुरा लगता है, हमको लगता है कि क्यों कर रहे। अरे भाई, विधायिका सर्वोच्च है, विधायिका को डायरेक्शन देना है, विधायिका को नियम बनाना है। हमसे मत पूछो, हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इस विषय में नहीं बोलेंगे। जब आप लावारिस छोड़ देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना ही पड़ेगा। वो नहीं तभी देता है कि जब हम इस संबंध में अपना आचरण बिगाड़ लेते हैं। जो आपने एक्सीलेंसी के जितने स्कूल्स हैं जिनको सेक्शन 4A के अंतर्गत रखा है, इसको भगवान के लिए बचा करके रखिए। ये संस्थान जब काम करते हैं तब देश में रॉकेट छूटते हैं, तब नैनो पे काम होता है, यानी नैनो मटेरियल पे काम होता है, तब दुनिया के अंदर जितना R&D, और हम R&D में पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, हम बहुत आगे के लोग हैं। इसलिए कम से कम उस जो सिक्योरिटी R&D डेवलपमेंट के एरिया है जिसके अंदर हमें सीक्रेसी भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए, उसको संभाल करके रखिए, उसको प्रिजर्व करके रखिए। अगर इतना हो गया तो आपका ये बिल स्वागत योग्य है, आप अमेंडमेंट भी स्वागत योग्य है। और मैं देखता हूं कि आप हमेशा इस बात को लेकर प्रयत्नशील रहते हैं कि चीज ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। आप कोशिश करिए, हम आपके साथ इसके अंदर सहयोग करने को तैयार है, लेकिन कभी इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम पूरी की पूरी सिस्टम को रिवाइव करके किसी ऐसी अल्टरनेटिव सिस्टम पे काम कर सकते हैं जो कि हमारी है और जो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। जिसके अंदर अमेंडमेंट करना हो ना तो यहाँ आने की जरूरत नहीं हो, ग्राम पंचायत ही उसको कर ले और अपना काम कर ले। अगर ऐसी स्थिति हमने खड़ी कर दी तो जो सपना राजीव जी ने देखा था ना, वो सपना बहुत सही था। समस्या यह है कि उसको फॉलो और उसको निपटा देते हैं। यानी जो चेले चपाटी है ना आजकल, वो बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं। वो कब क्या कर दे और कब कोई चीज कर दे उसका कोई हिसाब नहीं। राजीव जी ने जो कहा, जो पंचायती राज लाने की कोशिश की, उस राज के अंदर वो जो चेतना है, उस चेतना को अभी वो डेवलपमेंट की प्रोसेस में है। उसमें कमियों को दूर करते हुए हमें उसे और रिफाइन करना है, उस सपने को पूरा करना है जो कभी गांधी ने देखा था, तिलक ने देखा था। और गांधी, तिलक, दीनदयाल के इस सपने को अगर हम पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हम कर रहे हैं उससे भारत हमारी ओर श्रद्धा की दृष्टि से भी देखेगा और लोगों को सदन की ओर देखने की भी उनकी दृष्टि बदलेगी। ये जो हल्कापन पूरी सदन की ओर देखने का आ गया है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज को देख करके लोग कहते हैं कि ये क्या चल रहा है। वो एक्टिविटीज जब बदल जाएगी तो स्वाभाविक रूप से देश हमारी ओर सम्मान की ओर से देखने लगेगा। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।